कि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। प्रधानमंत्री मोदी को लाल किले के प्राचीर से आप सुन चुके हैं, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी बोलते यही नजर आए कि मैं आ रहा हूं, मैं ही आऊंगा और 2024 में मैं ही तिरंगा फहराऊंगा। लेकिन क्या आपने नोट किया कि एक डर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर पिछले कुछ दिनों से दिखाई पड़ रहा है कि अगर 2024 में वो चुनकर नहीं आए तो क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। परिवारवाद की बात वो करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन आज मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा। आज ये फौजी पिछले 9 सालों के अंदर क्या क्या भ्रष्टाचार हुए हैं उसके बारे में बातचीत करेगा आपसे कि क्या वाकई में 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में बैठे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, या फिर भ्रष्टाचार तो हुआ लेकिन उसे दबा दिया गया। जिन जांच एजेंसियों ने उस भ्रष्टाचार की जांच करनी थी उन जांच एजेंसियों को चुप करा दिया गया। और क्या इसी बात का खौफ, इसी बात का डर है कि अगर सत्ता बदली और फिर अगर वो फाइलें खुली पिछले 9 साल की तो सारा का सारा खेल सामने आ जाएगा कि पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा था और दिया तले अंधेरा क्यों था। आज इसी पे बातचीत हम करेंगे और शायद सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि 9 साल में जो सरकारी संस्थान जिन्होंने भ्रष्टाचार की जांच करनी थी, जिस प्रकार से उनके मुंह पर टेप लगा दी गई है, वो उफ तक नहीं करते। लेकिन रह रहकर ऐसी जानकारियां सामने आती रही हैं कि भ्रष्टाचार पिछले 9 सालों में हुआ तो है, लेकिन हुआ क्या क्या है अब मैं आपको बताता हूं। राफेल से शुरुआत करूंगा दोस्तों। राफेल की डील आपको याद होगी। 36 राफेल भारत ने फ्रांस से खरीदे। 36 राफेल। भाई इंडोनेशिया ने फ्रांस से 42 राफेल खरीदे। इंडोनेशिया ने 42 राफेल के लिए 8.1 अरब डॉलर, 8.1 अरब डॉलर चुकाए और भारत ने 36 राफेल के लिए 8.7 अरब डॉलर चुकाए। 42 राफेल खरीदे, 8.1 अरब डॉलर चुकाए जाते हैं। 36 राफेल खरीदते हैं, 8.7 अरब डॉलर चुकाए जाते हैं। तो कौन कहता है भ्रष्टाचार नहीं हुआ? वो भी हम ये डील 2016, 15-16 में करते हैं, यानी कि बहुत पहले करते हैं इंडोनेशिया से। उस वक्त तो कीमतें और कम होनी चाहिए थी, लेकिन जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि बीच में जब सीबीआई हरकत में आई तो आपको याद है रातों रात जो है सीबीआई प्रमुख को बदल दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि वो क्या राफेल की जांच करने वाले थे। और जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में जाके मोदी सरकार ने क्या दलील दी? यही दलील दी ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, हम पूरी जानकारी आपके साथ साझा नहीं कर सकते। हालांकि सच्चाई यह भी है दोस्तों कि राफेल की जांच फ्रांस के अंदर चल रही है। फ्रांस जांच कर रहा है, यानी कि जिस देश ने बेचा वो राफेल की जांच कर रहा है, जिस देश ने खरीदा वो जांच के लिए तैयार नहीं है। आप खेल समझ रहे हैं? और जिनने जांच करनी है वहां पे उन लोगों को बैठा दिया गया कि वो उफ तक नहीं करते। तो एक ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और शायद एक बड़ा डर गुजरात लॉबी के अंदर है कि अगर हम गए तो 2024 में अगर ये फाइल खुली तो फिर आगे क्या होगा। पीएम केयर फंड के बारे में आपने सुना होगा। कोरोना काल में एक फंड, केयर फंड बनाया गया, नाम दिया गया पीएम केयर फंड, जहां पर किसी ने 500, किसी ने 10,000, किसी ने करोड़ों, किसी ने अरबों रुपए डाले। लेकिन एक ऐसा फंड बनाया गया जिसके बारे में आरटीआई के जरिए आप जानकारी नहीं हासिल कर सकते
कि कितना पैसा पीएम केयर फंड में आया, उस पैसे का कहां पर इस्तेमाल हुआ, किस किसने कितना पैसा पीएम केयर फंड में दिया और कहां उस पैसे का इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते। और जब अगर सत्ता बदली तो वाकई में इस बात का भी डर है कि वो सारी जानकारियां निकल के सामने आ जाएंगी कि पीएम केयर फंड ने किसने कितना पैसा दिया, उस पैसे का कहां पर इस्तेमाल हुआ, कोरोना के इलाज पर कितना इस्तेमाल हुआ और सरकार बनाने और गिराने में कितना इस्तेमाल हुआ। तो एक खौफ यह भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। कांग्रेस की स्थापना 1884 या 85 में हुई थी, जहां तक थोड़ा बहुत याद मुझे आ रहा है, और आज बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा अमीर हो चुकी है। बे इंतहा दौलत जो है बीजेपी के पास है, तो दौलत कहां से आई? और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी आए चुनकर, तो एक इलेक्टोरल बॉन्ड वो लेकर आए, यानी कि एक ऐसा बॉन्ड जहां पर कोई भी किसी भी पार्टी को कितना भी चंदा दे सकता है और नाम बताने की जरूरत नहीं होगी। और बीजेपी आज देश की सबसे अमीर पार्टी है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए क्या बीजेपी को पैसा मिला? क्योंकि हाल ही में जो जानकारियां निकल के सामने आती हैं वो तो यही कहती हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी पार्टी को मिला है तो वह बीजेपी को मिला है। तो बीजेपी को अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा मिला तो किसने दिया इतना पैसा, और उसके बदले में बीजेपी ने उनको क्या दिया? और क्या बीजेपी को फंडिंग करने वालों में गुजरात के बड़े बिजनेसमैन भी थे? और जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा बीजेपी को आया उसका क्या हुआ? क्या मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई? क्या महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई? क्या उस पैसे से विधायकों को खरीदा गया? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, जिनका जवाब अभी बाकी है। एक बात ये, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भ्रष्टाचार को लेकर कई मामले सामने आ चुके हैं। जिस कीमत पर 1 किलोमीटर रोड बनना चाहिए था वो उस कीमत पर नहीं बन रहा है, लेकिन सत्ता ने चुप्पी साध के रखी है, कुछ भी सत्ता बोलने को तैयार नहीं है। यानी कि सड़क निर्माण में सीधे तौर पे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। हाल ही में कैग ने एक रिपोर्ट सामने रखी है आयुष्मान भारत योजना को लेकर, जिसके तहत आप 5 लाख का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। उसको लेकर कैग ने रिपोर्ट दी है। क्या कुछ कहता है? रिपोर्ट कहती है कि आयुष्मान भारत में 7,49,820 लोग एक ही नंबर से जुड़े थे, वो एक ही नंबर से अपना इलाज करा रहे थे। हो सकता है कि मान लें कि परिवार में किसी के पास एक ही नंबर हो, उसमें मां बेटे का, भाई बहन का, 4 से 5 लोगों का हो सकता है रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन अगर 7,49,820 लोग हो तो हैरानगी होती है। लेकिन क्या सरकार को पता नहीं चल रहा था? और वो भी नंबर क्या था? 10 बार 9, यानी कि 99999 लिखते चले जाइए आप, उस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। यही रिपोर्ट बताती है कि 1,49,000 लाभार्थियों ने जो है एक ही नंबर से वो जुड़े हुए थे। नंबर था 8888, यानी कि 10 बार 8 लिखते चले जाओ। 96,000 से ज्यादा लाभार्थियों ने एक ही नंबर से रजिस्टर्ड करवाया था। नंबर था 1 बार 9 और फिर 9 बार 0। तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं था? ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। और तो और जो एक कैग की रिपोर्ट बताती है वो ये भी बताती है कि बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी, मौत के काल में लोग समा चुके थे, उन लोगों के नाम पर भी इलाज करवाया गया। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और बहुत अच्छे से बन रहा है, लेकिन वहां
से भी भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने, जिन्हें ये पता था कि राम मंदिर का फैसला उनके हक में आएगा, उन्होंने अयोध्या के आसपास फूटी कौड़ी के दामों पर जमीन खरीदी और अब करोड़ों अरबों के हिसाब से उस जमीन को बेचा जा रहा है। तो क्या वहां पे भ्रष्टाचार नहीं हुआ दोस्तों? और आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन सत्ता पक्ष ने खामोशी बरत के रखी है। ना तो वो इनकार करते हैं, ना ही इकरार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अडानी कांड को लेकर सेबी जांच कर रही है और 14 अगस्त को रिपोर्ट दाखिल करनी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब कहा गया कि सेबी जो है अपनी रिपोर्ट 15 दिन बाद यानी कि 29 अगस्त को दायर करेगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट एक्शन में था। सेबी को जांच के लिए कहा गया था, अब सेबी जांच कर रही है और जांच में क्या कुछ निकल के आता है उसके ऊपर भी नजरें बनी रहेंगी कि किस प्रकार से अडानी ने अपने शेयर की वैल्यू को बढ़ाया। उससे भी ज्यादा सबसे अहम चीज कि अपना ही पैसा अपनी ही कंपनी में उन्होंने लगवाया। और एक अहम चीज कि जब अडानी की कंपनियां घाटे में चल रही थीं या कहें कि उनके ऊपर लोन बढ़ता जा रहा था, तब भी एसबीआई, तमाम सरकारी बैंक और एलआईसी जैसे संस्थान क्यों उन्हें पैसा दे रहे थे? किसके कहने के ऊपर अडानी को पैसा दिया जा रहा था? शायद जब फाइलें खुलेंगी तो यह भी पता चलेगा कि कौन था जिसके इशारे पे सब कुछ हो रहा था और उसके बदले में अडानी उन्हें क्या कुछ दे रहे थे। जो बैंकों से लोन दिलवाया जा रहा था अडानी को, तो उसके बदले में अडानी उन्हें क्या कुछ दे रहे थे। ये तमाम आरोप हैं, फाइलें हैं जिनका खुलना अभी बाकी है, लेकिन पेगासस किसने खरीदा, क्यों खरीदा, कितनी कीमत पे खरीदा, तमाम ऐसी फाइलें हैं। जब वो खुलेंगी तो फिर शायद उनका जवाब देना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। और यही वो डर है गुजरात लॉबी के अंदर, जो चाहता है कि सत्ता ना बदले, क्योंकि अगर सत्ता बदल गई तो पता चलेगा कि दिया तले कैसे अंधेरा था और कैसे भ्रष्टाचार हो रहा था, लेकिन दिल्ली की सत्ता भ्रष्टाचार को लेकर खामोश थी। यह भी पता चलेगा कि किस प्रकार से जिन एजेंसियों ने भ्रष्टाचार की जांच करनी थी, उन एजेंसियों के मुंह पर टेप लगा दी गई थी। तो फिलहाल तो मैं आ रहा हूं, मैं ही आऊंगा, मैं ही तिरंगा फहराऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह फैसला देश की जनता चुनाव के दौरान करेगी कि किसको झंडा फहराना है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपको आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह की एक प्रेस के कुछ हिस्से को सुनाने जा रहा हूं, जहां पे उन्होंने कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को खड़ा किया है और बताया है कि किस प्रकार से दिया तले अंधेरा पिछले 9 साल में रहा। उनको सुन लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपा करके हाथ जोड़ रहा हूं, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मत बोला कीजिए। हंसी आती है जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। जब आप बोलते हैं 70,000 करोड़ के घोटाले के खिलाफ, अजीत पवार के खिलाफ, तो उसके तुरंत बाद आप उसको ज्वाइन करा लेते हैं, आपके ऊपर लोग हंसते हैं। आप अभी भी दावा कर रहे हैं स्कैम फ्री इंडिया बना दिया। अरे आपने तो स्कैम युक्त इंडिया बना दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार युक्त इंडिया आपने बना दिया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं, भ्रष्टाचार युक्त भारत आपने बना दिया। अब आप लोग सुनते होंगे कि आयुष्मान योजना, इतने लोगों को इलाज करा दिया, उतने लोगों को इलाज करा दिया। बाप रे बाप, पूरे देश को इतना बड़ा स्वास्थ्य का इंतजाम कर दिया मोदी जी ने। जो भाजपाई देखिए गली मोहल्ले चौराहे गांव में कस्बे में आयुष्मान योजना चिल्लाते नहीं चिल्लाते। वो आयुष्मान योजना क्या है? आयुष्मान योजना जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 3 फोन नंबर पे
3 फोन नंबर पे, 2 बार दोहरा रहा हूं आपको, 3 फोन के नंबर पे 10 लाख लोगों की आयुष्मान योजना चल रही है। 3 फोन नंबर पे 10 लाख लोगों की आयुष्मान योजना चल रही है। 10 लाख लोगों की। यह मोदी जी आपकी आयुष्मान योजना। मध्य प्रदेश के अंदर जहां मामा शिवराज हैं, वहां पर 400 लोग दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। 400 लोग दुनिया में ही नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। उनका इलाज चल रहा है आयुष्मान योजना में। मृत लोगों का, मरे हुए लोगों का इलाज आयुष्मान योजना में चल रहा है। मध्य प्रदेश में 8,000 लोग एक ही समय में कई अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। यानी कि एक व्यक्ति, मान लीजिए धर्मेंद्र कुमार हैं, तो धर्मेंद्र कुमार का इलाज भोपाल में भी चल रहा है और इंदौर में भी चल रहा है और जबलपुर में भी चल रहा है। 8,000 व्यक्तियों का एक समय में कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हरियाणा आ जाइए, हरियाणा के अंदर 4,121 लोगों का एक समय में कई अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आपको बताऊं सबसे हैरानी वाली बात भी और सबसे मजेदार बात भी, एक महिला को, उसने नवजात शिशु को जन्म दिया, बच्चा हुआ, डिलीवरी हुई, तो मां का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है, बच्चे का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है। एक महिला को डिलीवरी हुई, बच्चे का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है और मां का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है। ऐसे ऐसे घोटाले, ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसी ऐसी घपलेबाजियां। मोदी जी, आपने भ्रष्टाचार और घोटाले के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए और हिंदुस्तान की आजादी के बाद आपकी सरकार भ्रष्टतम सरकार